अस्सलाम दोस्तों, इनसाइड में मौजूद अगर मैं खुश आमदीद। नवाज शरीफ के लंदन में किए जाने वाले अहम ऐलान के बाद मुस्लिम लीग नून ना सिर्फ हरकत में आ गई है बल्कि उसने मैदान गर्म करने के अमल का भी आगाज़ कर दिया है और सहूलतकारों को बेनकाब करने की मुहिम का भी आगाज़ हो गया है। अहम तरीन शख्सियत के खिलाफ कार्रवाई का भी मुतालबा कर दिया गया है और बहुत ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट सामने आई है और वो डेवलपमेंट है गैंग ऑफ 5। ये वही गैंग ऑफ 5 है जिसके हवाले से बहुत अरसे से तज़किरा भी चल रहा था और मैंने कल की एक वीडियो में आपको नई गैंग ऑफ 5 के हवाले से कुछ चीज़ें भी आपके साथ शेयर की थी। नवाज शरीफ साहब ने कल लंदन के अंदर मीडिया के नुमाइंदों के साथ गुफ्तगू की और इस गुफ्तगू के दौरान नवाज शरीफ साहब ने एक जानिब गैंग ऑफ 5 को पाकिस्तान में होने वाली तमाम तर खराबियों का जिम्मेदार करार दिया, बल्कि उसके साथ साथ उन्होंने एक अहम मुतालबा भी कर दिया और उनका ये कहना था कि जनाब ये जो मुबैना ऑडियो लीक्स हुई हैं, जो चौधरी परवेज़ इलाही साहब की मुबैना गुफ्तगू है जिसको राना सनाउल्लाह साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर जो है वो लोगों के सामने पेश किया था, इस ऑडियो लीक्स के ऊपर कार्रवाई की जानी चाहिए। और ये बड़ा ही ख़तरनाक किस्म का मुतालबा है क्योंकि ये ऑडियो लीक्स जिनके हवाले से हैं वो तो एक है सुप्रीम कोर्ट बार के प्रेसिडेंट, एक हैं वकील जनाब जहांगीर जोजा साहब और तीसरी शख्सियत है चौधरी परवेज़ इलाही साहब और उनके साथ साथ एक अहम तरीन शख्सियत है जो यकीनी तौर पर आला अदालत के साथ उनका ताल्लुक़ है। और अगर ये मुतालबा किया जा रहा है कि उनके ख़िलाफ़ रेफरेंस जो है वो जो है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में भेजा जाए तो ये एक अहम और जिसे हम कह सकते हैं ख़तरनाक मुतालबा है क्योंकि इसके भी कुछ ना कुछ कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। और वो क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं और नवाज शरीफ साहब के इस मुतालबे की वजूहात क्या हैं, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसके ऊपर मैं आपके साथ ज़रा तफसील के साथ ना सिर्फ बात करूँगा बल्कि कुछ सवालात भी इस हवाले से आपकी खिदमत में पेश करूंगा। लेकिन उससे पहले कराची में होने वाले अफसोसनाक वाक़े का और वहाँ पर होने वाले सिक्योरिटी लैप्स का जिक्र करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि कल जिस तरीके से पेशावर सानहे के बाद पाकिस्तान की आवाम को एक और धचके का सामना करना पड़ा और पेशावर में और कराची में होने वाला जो वाक़या है उसने यकीनी तौर पर हर एक पाकिस्तानी शहरी का दिल दुखा दिया है। वो बहुत ही ज़्यादा एक ऐसी अलामत के तौर पर सामने आया है जिसको अगर फौरी तौर पर एड्रेस न किया गया तो ये जो नई लहर आ रही है दहशतगर्दी की, ये पूरे के पूरे सिस्टम को हिला के रख देगी। अगर आप गौर करें तो इन कार्रवाइयों के अंदर जो हमारी फर्स्ट डिफेंस लाइन है यानी पुलिस, उसको टारगेट किया जा रहा है और पुलिस के मोराल को डाउन करने की कोशिश की जा रही है और कोशिश ये की जा रही है कि पुलिस बतौर फर्स्ट डिफेंस लाइन जो है वो ना सिर्फ टूट जाए बल्कि पुलिस के अंदर एक डीमोरलाइजेशन हो जाए, वो ज़रा इखलाकी तौर पर दबाव का शिकार हो जाए और दबाव का शिकार होने के बाद ही जो अगला मरहला है वो उसका आगाज़ किया जा सकता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि पेशावर सानहे के बाद भी हम लोगों को यानी पाकिस्तान की अशराफिया को यानी पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को, पाकिस्तान की हुकूमत को जो स्टेप्स लेने चाहिए थे वो अभी तक स्टेप्स नहीं लिए जा सके। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पेशावर वाक़े के बाद एक ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस को बुलाने का ऐलान किया था और उसके लिए 7 फरवरी की तारीख भी दी थी और उस पर बड़े ढोल बाजे बजाए गए थे कि जनाब हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी इसके अंदर शिरकत की दावत देते हैं। वज़ीर आज़म साहब ने ख़ुद मुख्तलिफ मौक़े पर इस बात का इज़हार किया कि मैंने उस शख्स को भी दावत दी है जो अब वो वज़ीर आज़म था तो उन मीटिंग्स में नहीं आता था जहां पर अपोजिशन मौजूद हो, बेशक वो पार्लियामेंट की जो कमेटीज़ ही क्यों ना हो वहां पर भी वो आने से गुरेज करते थे। लेकिन हमने इस अहम तरीन मौके पर उनको भी एतमाद में लेने का फ़ैसला किया। 7 फरवरी की तारीख का तयन हुआ, 7 फरवरी से वो तारीख गई 9 फरवरी पर और 9 फरवरी के बाद वो तारीख जो है ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस के लिए वो तारीख किसी अंधेरे में गुम हो गई और उसके बाद अभी तक किसी जगह से इस बात का नाम नहीं लिया गया कि जनाब पाकिस्तानी कौम को इस ख़तरे से दो चार करने वाले अनासर कौन हैं, वो कौन लोग हैं जिन्होंने हम ये जो बॉर्डर्स हैं ये खोले थे, वो कौन लोग हैं जिन्होंने इन 30-40 हज़ार अफराद को अफ़गानिस्तान से पाकिस्तान मुंतकिल किया था, वो कौन लोग थे जिन्होंने इन तमाम लोगों का पाकिस्तान में आने का और पाकिस्तान में इनकी आबादकारी का मंसूबा बनाया था, वो कौन थे जिनकी वजह से पाकिस्तान के लोगों को जो है एक मर्तबा फिर जो है वो ओपन एंडेड छोड़ दिया गया, उनको इस अफरियत के सामने
جو ہے وہ ڈال دیا گیا کہ آؤ ان کو نگلو، ان کا خون بہاؤ، اور اس کے باوجود بھی یہ تسلی نہیں ہو رہی اور ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹی از فینٹیسٹک. تو یہ بات کہنا میرا خیال ہے کہ اس وقت سب سے زیادہ مشکل ہے کہ پاکستان کے عوام کو اس طریقے سے دہشت گردوں کے نشانے پر کیسے چھوڑا جا سکتا ہے. اور خاص طور پر اس موقع پر جہاں پر ایک مرتبہ پھر جو ہے وہ 2 صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات کے لیے ماحول گرم ہو چکا ہے. 2 صوبائی اسمبلیوں میں انتخابات کے لیے بہت سارے ادارے اس وقت میدان عمل میں آ چکے ہیں. صدر صاحب نے اجلاس طلب کر لیا ہوا ہے. الیکشن کمیشن کے اوپر دباؤ بڑھ رہا ہے. سپریم کورٹ آف پاکستان مسلسل الیکشن کمیشن آف پاکستان کے گلے کے اوپر گھٹنا رکھ کے بیٹھا ہوا ہے اور ان سے کہہ رہا ہے کہ جناب 90 دن کے اندر الیکشن کراؤ. یہ دیکھے بغیر یہ 2 واقعات سمپل اس بات کی مثال ہیں کہ اگر پاکستان کے اندر انتخابی مہم کا آغاز شروع ہو جاتا ہے تو وسیع پیمانے پر خونریزی ہو سکتی ہے، وسیع پیمانے پر لوگوں کی جان جا سکتی ہے. لیکن اس پہلو کو نظر انداز کیا جا رہا ہے مسلسل. اور اگر میں یہ کہوں کہ کل کے واقعے کے فوری بعد جو سوشل میڈیا پر خاص طور پر پاکستان تحریک انصاف سے تعلق رکھنے والے بہت سے افراد نے جو کیمپین چلائی وہ بھی بہت ہی زیادہ شرمناک تھی، کیونکہ اس کیمپین کے اندر پاکستان کے عوام کو جو کرب کا شکار تھے ان کو جو ہے مکمل طور پر جو ہے ان کے زخموں پر نمک پاشی کی گئی. وہ تمام لوگ جو اس وقت کراچی میں پولیس ہیڈ کوارٹر کے اندر دہشت گردوں کا مقابلہ کر رہے تھے ان کا مذاق اڑایا گیا یہ ٹویٹ کرتے ہوئے کہ جناب دہشت گرد بھی ٹی وی دیکھتے ہیں. کل سے واضح نظر آ رہا تھا کہ سپریم کورٹ 90 روز میں الیکشن کرانے جا رہی ہے تو آج دہشت گردوں نے کراچی میں حملہ کر دیا. اب حکومت دہشت گردوں کو پکڑنے کی بجائے ہمیں یہ سمجھانے کی کوشش کرے گی کہ الیکشن نہیں ہو سکتے. یہ ٹویٹ ہے باضابطہ طور پر عمران خان صاحب کے بہت ہی پیاری شخصیت کا یہ ٹویٹ ہے. محترم صدیق جان صاحب نے یہ ٹویٹ کیا. اس کے بعد انہوں نے ایک اور ٹویٹ کیا. انہوں نے کہا جناب دہشت گردوں کی ٹائمنگ بڑی پرفیکٹ ہے. اسلام آباد میں بلدیاتی الیکشن ہونے تھے تو اسلام آباد میں خود کو حملہ کر دیا. الیکشن کمیشن نے تاریخ پر غور شروع کیا تو پشاور مسجد میں دھماکہ ہو گیا. اب سپریم کورٹ الیکشن پر حکم دینے کی طرف جا رہی تھی تو کراچی میں حملہ کر دیا گیا. یعنی ہم نے ہر ایک چیز کو، ہر ایک معاملے کو جوڑنا ہے اس پہلو کے ساتھ جس پہلو پر پاکستان تحریک انصاف سب سے زیادہ فوکس کری ہے. اس پہلو پر نہیں دیکھنا جو سوال میں نے اٹھایا کہ وہ کون تھا جنہوں نے نیگوسیشنل پروسیس شروع کیا، وہ کون تھے جن کے ذریعے صدر صاحب کے خصوصی دستخطوں کے ذریعے جو ہے وہ دہشت گردوں کی سزائیں معاف کی گئیں، انہیں جیلوں سے رہا کیا گیا. 30 سے 40 ہزار افراد کو جو ہے وہ پاکستان کا بارڈر کراس کرایا گیا. انہیں ان کے علاقوں میں آباد کاری کے لیے باضابطہ طور پر پلان تیار کیا گیا. اس کے لیے فنڈز جو ہے وہ ان کی منظوری دی گئی. اور کیوں دی گئی؟ ایک چیز سب کو پتا ہے کہ جناب یہ بندے فلاں فلاں کارروائی کے اندر ملوث تھے، ان کو جیلوں سے چھوڑنا یہ کوئی بہت بڑی جو ہے وہ حکمت عملی تھی. اس کے ذریعے ہم نے یہ تمام چیزوں پر قابو پانا تھا. نہیں، اس کا بنیادی ٹارگٹ ہی یہ تھا کہ کس طریقے سے موجودہ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کو دباؤ میں لانا ہے، کس طریقے سے اپنے موٹیوز کو فلفل کرنا ہے پاکستان کو بحرانوں کا شکار کر کے، اور یہ بات جانتے ہوئے کہ جناب اس معیشت کی بنیادوں کے اندر ٹائم بوم عمران خان صاحب نے خود لگایا ہے. اور جب یہ ٹائم بوم پھٹا ہے تو یہ جو تباہی ہمارے سامنے نظر آ رہی ہے اس کا بھی تانے بانے جا کر عمران خان صاحب کے ساتھ جڑتے ہیں. یہ جو افغانستان سے لوگوں کو بلایا گیا تھا اس کے لیے ڈیل بھی عمران خان صاحب کے دور حکومت میں ہوئی تھی. اس کے لیے جو لوگوں کے ساتھ ایگریمنٹ کر کے جو سزائیں معاف کرنے پر صدر صاحب آج کل ہر ایک چیز پر نوٹس لے لیتے ہیں. صدر صاحب نے ایک موقع پر بھی ایسی کسی درخواست کو مسترد نہیں کیا. ادھر سے ریکویسٹ جاتی تھی، ادھر سے ایوان صدر دستخط کر کے سزا معاف کر کے لوگوں کو جیل سے نکال دیتا تھا. تو یہ کیا طریقہ کار ہے؟ طریقہ کار کا مقصد صرف اور صرف یہ تھا کہ ہم نے یہاں پر ایک ایسی سچویشن کو ڈیولپ کرنا ہے جہاں سے ہمارے لیے یہ موقع بن جائے کہ ہم نے جب دیکھیں کہ جناب اسٹیبلشمنٹ کے اپنی کاٹھی پر ہمارا ہاتھ نہیں رکھنے دے رہی تو ہم یہ تمام معاملات کریں تاکہ ان کے اوپر دباؤ آئے. اور جب دباؤ آ رہا ہے تو پھر اب یہ چھت پر لگنے والے ہیں. جناب اعلان کر دیا گیا این اسی وقت جب کراچی کے اندر دہشت گرد پولیس ہیڈ کوارٹر کے اندر گھس رہے تھے، عمران خان صاحب جیل بھرو تحریک کا اعلان کر رہے تھے کہ جناب ہم بدھ سے لاہور کے اندر جیل بھرو تحریک شروع کریں گے. اور اس اعلان کرتے ہوئے عمران خان صاحب نے ایک مرتبہ یہ بات نہیں کی کہ بدھ کو سب سے پہلے گرفتاری میں دوں گا. سب سے پہلے پلان ہے، سب سے پہلے ٹیئر 3 کے لوگ یعنی عام کارکن جائیں گے جیلوں میں، عام کارکن پولیس پر حملہ کریں گے، عام کارکن پولیس کی گاڑیاں جلائیں گے تاکہ
पुलिस उनके ऊपर FIRs काट सके और उनको जेलों में डाल सके, क्योंकि बगैर किसी जुर्म के तो पुलिस किसी को गिरफ्तार नहीं कर सकती। दूसरे मरहले पर टियर 2 के लोग जो हैं, यानी उनकी कुछ लीडरशिप, तीसरे मरहले पर टियर 1 की, और सबसे आखिर में इमरान खान साहब, वो भी अगर मुनासिब समझेंगे और डॉक्टर उन्हें इस बात की इजाज़त देंगे, तब जेल भरो तहरीक पे इमरान खान साहब एक्टिव होंगे। अदरवाइज इमरान खान साहब जमान पार्क के बंकर के अंदर, बुलेट प्रूफ घर के अंदर बैठेंगे और बैठकर टांग पर टांग रख के इस बात का तमाशा देखेंगे कि पाकिस्तान के मुस्तकबिल के साथ देखो कैसे खेला जाता है, और उनके जो हमनवा हैं वो उनके पीछे बैठ के तालियां बजाएंगे, कतई नज़र इस बात के कि किस फैसले के कौन से मुज़मरात हो सकते हैं। अब अगर हम देखें कि नवाज शरीफ साहब इस सारी सिचुएशन के अंदर उनके पास कोई प्लान है, तो मैं बड़ी माजरत के साथ आपकी खिदमत में ये बात अर्ज करना चाहूँगा कि मुझे नहीं लगता कि उनके पास भी कोई प्लान है। हाँ, ये एक प्लान मुझे कल की उनकी गुफ्तगू में ज़रूर नज़र आया है कि वो अपने लिए कुछ पॉलिटिकल स्पेस हासिल करना चाहते हैं, ताकि वो अपना वोट को इज्जत दो के बयानिए को दोबारा रिवाइव कर सकें, और उसके लिए ज़रूरी है कि गैंग ऑफ 5 पर हमलावर हुआ जाए, और ये गैंग ऑफ 5 एक नहीं 2 हैं जिनके ऊपर हमलावर हुआ जाएगा, और ये 2 गैंग्स ऑफ 5 जो हैं यही अब टारगेट होंगे। अदरवाइज़ नवाज शरीफ साहब को ये कहने की ज़रूरत ना आती जज साहब का नाम लेके कि मिस्टर जस्टिस मज़ार अली अकबर नकवी के साहब के ख़िलाफ़ जो रेफरेंस है वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में भेजा जाना चाहिए। और उन्होंने जब उससे पूछा गया, उन्होंने कहा जनाब ये आप कौन सा सवाल कर रहे हैं, और उसके बाद उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि जनाब सुप्रीम कोर्ट के एक जज की मुबैना ऑडियो लीक के बाद उनका मामला सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में भेजना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि जनाब बिल्कुल ज़रूर भेजना चाहिए, ये कोई पूछने वाला सवाल है जो उन्होंने किया है। तो अगर ये भी नहीं करना कि उनका केस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में भेजा जाए तो फिर क्या करना है? अगर उनका नहीं भेजना तो मेरा नाम भेज दो, ए भी मेरे ते पा दो। यानी उन्होंने अज़रत तफन्नुन ये बात की, जिस पर उनके इर्द गिर्द जो लोग मौजूद थे उनकी हंसी भी निकल गई कि अभी मेरे पे पा दियो, क्योंकि मेरे पे ऑलरेडी आपने बहुत कुछ झूठे सच्चे केसेस डाले हुए हैं, ये वाला केस भी डाल दें। और ये बात भी कहने की वजह है क्योंकि चौधरी परवेज़ इलाही साहब के ट्विटर अकाउंट से मुसलसल यही बात की जा रही है कि ये जो ऑडियो लीक्स कराई गई हैं ये मरीम नवाज साहिबा की ज़ेर सरबराही चलने वाले मुस्लिम लीग नून के मीडिया सेल की तरफ से ही कराई गई हैं। अब इस सिचुएशन के अंदर ये बात बड़ी वाज़ेह तौर पर सामने आ रही है कि मुस्लिम लीग नून ने एक जानिब ये जो फाजिल जज साहब हैं इनके लिए सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस भेजे जाने के मुतालबे की ना सिर्फ हमायत कर दी है, बल्कि नवाज शरीफ साहब की तरफ से ये मुतालबा खुद उनकी अपनी हुकूमत से भी किया गया है कि जनाब इनके खिलाफ आप रेफरेंस भेजें। अब ये रेफरेंस भेजना यकीनी तौर पर हुकूमत वक्त का इस्तेहकाक है, और रेफरेंस उन्होंने भेजना है सदर साहब को, और सदर साहब ने वो रेफरेंस आगे भिजवाना है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, जो माजी का एक तरीकाकार है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको ये बता दूँ कि माजी के अंदर भी कुछ रेफरेंसेस गए थे। इफ्तिखार चौधरी साहब के खिलाफ रेफरेंस गया था, जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब के खिलाफ रेफरेंस गया था, जस्टिस शौकत सिद्दीकी साहब के खिलाफ रेफरेंस गया था, और उसमें से सिर्फ जस्टिस शौकत सिद्दीकी साहब के हवाले से ही सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का फैसला आया। अदरवाइज सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के बाकी 2 जज साहिबान के बारे में जो केसेस थे वो काउंसिल में चैलेंज होने के बाद सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हो गए, जिस पर काउंसिल को कार्रवाई से रोक दिया गया, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उन रेफरेंसेस को मुस्तरद कर दिया। तो इसका मतलब ये है कि अगर ये रेफरेंस भी पेश किया जाएगा मेरी राय में तो उसका भी यही अंजाम होगा। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ये केस नहीं सुनेगी, ये वहाँ पर जाएगा, और उसके बाद ये जो रेफरेंस है ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज हो जाएगा। और बिल्कुल वैसे ही जिस तरीके से जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब ने अपना केस लड़ा था, जस्टिस मज़ार अली अकबर नकवी साहब वो भी अपना केस लड़ेंगे, और उनके पास भी इस हवाले से यकीनी तौर पर कुछ ना कुछ जवाब तो ज़रूर होंगे। और सबसे पहला सवाल ये पूछा जाएगा उस मौके पर कि जनाब ये ऑडियोज़ रिकॉर्ड किसने की, वो कौन है जिसने सुप्रीम कोर्ट के हाज़र सर्विस जज की ऑडियो को रिकॉर्ड किया है, उनकी कॉल्स को रिकॉर्ड किया है। और इसी एक सवाल के बाद हुकूमत जनाब जो है वो इस तरह दुबक के बैठेगी जिस तरीके से चाय की प्याली में उठने वाला तूफ़ान एकदम थम जाता है ना, बिल्कुल वैसे थम जाएंगे, क्योंकि इस सवाल का जवाब देना उनके लिए सबसे बड़ा मसला होगा। क्या राना सनाउल्लाह साहब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जाकर ये कहेंगे कि जनाब इंटेलिजेंस ब्यूरो ने हमारी हदायत पर कॉल्स को रिकॉर्ड किया, हम आपकी कॉल रिकॉर्ड नहीं कर रहे थे, हम चौधरी परवेज़ इलाही की कॉल रिकॉर्ड कर रहे थे, और ये रिकॉर्डिंग इत्तफाकन हमें मिल गई है? क्या वो जाके ये कहेंगे? और अगर वो ये कहेंगे कि जनाब हम कॉल रिकॉर्ड्स कर रहे हैं, इस बात का एतराफ़ करेंगे, तब भी इस मामले को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अपने मुख्तलिफ पिछले फैसलों की रोशनी में इनको उड़ा के रख देगी कि जनाब कई फैसलों के अंदर इस बात की वाज़ेह तौर पर हदायत की गई है कि किसी भी शहरी का
जो फ़ोन कॉल है उसको रिकॉर्ड नहीं किया जा सकता, किसी भी शहरी की प्राइवेसी के अंदर मुदाखलत नहीं की जा सकती। लिहाजा ये जो मुहिम है जो कल लंदन से जिसका आगाज़ हुआ है, ये भी बिल्कुल वैसी ही मुहिम है कि हमें मुकाबले के लिए एक नैरेटिव चाहिए, और वो नैरेटिव इसी सूरत में बन सकता है कि हम वो तमाम किरदार जिनके बारे में अब ये मुख्तलिफ चीज़ें चल रही हैं कि जनाब 47 केसेस गए, 47 में से ये 40 केसेस गए, 40 में से 37 केसेस का जो फ़ैसला है अब वो एक ही पार्टी के हक़ में आया। उन 37 केसेस के अंदर कौन कौन से जजेस थे, वो इस तरह की चीज़ें अब शुरू हो रही हैं। कहने का मतलब ये है कि ये एक नया महाज खुलने जा रहा है, हुकूमत वर्सेस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, और इस महाज खुलने के बाद जो नया नैरेटिव बिल्डिंग है मुस्लिम लीग नून के लिए, ये उसका आगाज़ होगा। लेकिन मेरा सवाल फिर भी यही है कि क्या इस वक्त जो पाकिस्तान को दरपेश हालात हैं वहाँ पर हमें ऐसे महाज खोलने चाहिए? सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के लिए भी यही सवाल है, इमरान खान साहब के लिए भी यही सवाल है, और नवाज शरीफ साहब के लिए भी यही सवाल है, और आपके लिए भी। अपनी राय को ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।